अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग की टीम मौजूद है इस्लामाबाद में और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट जिसने एक तारीखी फैसला सुनाया, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 19 बरस के बाद एक शख्स को रिहाई का हुक्म दिया और ये कहा कि वो शख्स बेगुनाह है। उसके खिलाफ जो जुर्म साबित हुआ था, जिसके लिए वो कैद काट रहा था, वो उसमें बेगुनाह है। मजहर हुसैन रिहा हो गया है और उसके घर में क्या समा है आज इस प्रोग्राम में ये जानेंगे। ये अलग बात है कि मजहर हुसैन के जो छोटे छोटे बच्चे, जब वो जेल गया वो अब जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। उसकी बीवी की जवानी खत्म हो गई अपने शौहर का इंतजार करते करते और वो बूढ़ी हो गई, लेकिन इंसाफ का बोलबाला हुआ है। मजहर हुसैन को रिहाई मिली है, चाहे 19 बरस के बाद ही सही। तो आज मजहर हुसैन से बात करेंगे कि वो रिहाई के बाद कैसा महसूस कर रहा है, उसके घर वालों से भी बात करेंगे, जानेंगे और इस केस से जुड़े हुए लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्रोग्राम मजहर हुसैन और सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले के नाम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ गुनाहगार अपने पैसे और मर्तबे की बिना पर बच निकलते हैं और ऐसी लातादाद मिसालें हैं जहाँ कोई शख्स ना करदा गुनाह की सजा काटता रहा। इंसाफ के हुसूल के लिए गरीब दर दर की ठोकरें खाते हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिलता। और अगर कभी इंसाफ मयस्सर आए भी तो ऐसे कि 19 बरस बाद अदालत उस्मा का हुक्म आता है कि जिस जुर्म में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने मजहर हुसैन को सजाए मौत सुनाई थी, वो गुनाह उसने किया ही नहीं था। लेकिन क्या इससे मजहर जैसे लोगों पर होने वाले जुल्म का मदावा हो सकता है? अच्छा, मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन सिहाला, जहाँ से ये सारी कार्रवाई, सारा मामला शुरू हुआ। यहीं पर एफआईआर दर्ज होती है, यहीं पर ज़िम्निया, यहीं पर तफ्तीश होती है और एक शख्स को सज़ा दी जाती है उन्हीं ज़िम्नी और तफ्तीश की बिना पर। 19 साल ज़ाया हो जाते हैं यहाँ के पुलिस स्टेशन की कार्रवाई और तफ्तीश की बिना पर। हमने कोशिश की कि इनसे बात कर सकें, जान सकें, लेकिन कोई भी हमसे बात करने के लिए राज़ी ना हुआ। यहीं से सारा मामला शुरू हुआ था। कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन कानून इतना भी अंधा ना हो कि एक शख्स के 19 साल ही छीन ले। तो ये है पुलिस स्टेशन सिहाला, जहाँ से मजहर हुसैन की कहानी शुरू हुई। उन्नीस साल के बाद मजहर हुसैन को रिहाई का परवाना मिल गया। ये सर्टिफिकेट मिल गया कि उसने वो जुर्म नहीं किया जिसकी वो सज़ा काट रहा है। मैं मजहर हुसैन साहब के दोस्त, बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ मौजूद हूँ, जो कि इनके साथ काम भी करते रहे। इनसे जानते हैं मजहर हुसैन साहब के बारे में। आपका नाम जी? जी, हाजी मोहम्मद यासीन जी। हाजी मोहम्मद यासीन साहब, बचपन आपने साथ गुजारा मजहर हुसैन साहब के साथ, कैसे इंसान थे वो? वो मेरे भाई बहुत नफीस, बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार। मेरा उनके साथ बचपन गुजरा है और वो बचपन मुझे आज तक याद है। हम इकट्ठे दोनों, मेरा शोबा भी ड्राइविंग का है, मैं उनके साथ ड्राइविंग भी करता रहा। मैंने जो मेरा उनके साथ वक्त गुजरा, जो टाइम गुजरा है, मैं आज दिन तक उसको भूल नहीं सकता। मैं उस जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। जो इल्ज़ाम उन पर लगा है, आप तो चूँकि उनके साथ वक्त गुजारा हुआ है, आपको लगता है कि ऐसी वो कोई हरकत या ऐसा कोई काम कर सकते थे? जी, मैं ये नहीं सोच सकता, क्योंकि जो वक्त मेरा उनके साथ गुजरा है, इतने शफीक और रहमदिल इंसान वो मैंने उनसे ज़्यादा नहीं देखे। क्योंकि मैं उसके बाद जब ये वक़ूआ हुआ या जो कुछ भी हुआ है, मैं इस जगह पे मौजूद नहीं था। मैंने सुना है लेकिन मैंने यकीन नहीं किया इस चीज़ का। तो मैं तो कम से कम, चूँकि जो लोग इधर थे उन्हें सब मालूम होगा, लेकिन मैं उनकी शराफत, उनकी जो मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है, मेरे हिसाब में वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो 19 साल जो है बाद पता चलता है या हुक्म आता है कि वो बेगुनाह है, उन्हें रिहा किया जाए। क्या समझते हैं आप, इसका जिम्मेदार कौन है इसका? एक शख्स की जवानी 19 साल तक जेल के अंदर गुजर गई, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार? ये हमारा निज़ाम जो है, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर इंसाफ
19 साल बाद मिले। ये बच्चे छोटे छोटे थे इनके, ठीक है जी। जब ये हुआ हुआ या जो कुछ भी हुआ है, तो अब ये भी माशाअल्लाह जवान हो गए हैं। ये इनका भी हिसाब देने वाला कोई नहीं है। इनकी बाप की शफकत, इन्होंने तो, मैं जब भी आया मैं उनके साथ मुलाकात के लिए भी जाता रहा, जेल में भी जाता रहा मिलने के लिए। जिस जगह पे वो गए हैं, लाहौर तक में उनके पीछे वो मेरे बनवई थे ख्वाजा अफजल साहब, वो और मैं, मेरे ख्याल में एक दफ़ा मियाँ वाली गए हैं, उधर ट्रांसफ़र हुई है। जिस जगह गए हैं ना, हम उनके पीछे जाते रहे। और ये तकरीबन 5-6 साल लगातार हम, जब जेल में ट्रांसफ़र उनकी हुई है, फिर हम उधर गए हैं। ये सारा जो सिलसिला मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये बचपन के दोस्त हैं मज़हर हुसैन साहब के, और बता रहे हैं कि किस कदर नफीस शख्सियत थे वो, और किसी के साथ कभी उन्होंने ज़्यादती नहीं की, और ऐसे शख्स के 19 साल बर्बाद कर दिए सिर्फ और सिर्फ इस निज़ाम ने। अब हम उस शख्स से मिलेंगे जिसे इस बात पर खुशकिस्मत कहा जाए कि उसे बिलाखिर अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया, या फिर इस बात पर बदकिस्मत गर्दाना जाए कि उसने 19 बरस ना करदा गुनाह की सजा काटी। तो चलते हैं मजहर के पास और देखते हैं कि रिहाई के बाद वो किस हाल में है। नाज़रीन, 19 बरस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मज़हर हुसैन को रिहाई का परवाना दे दिया, रिहा कर दिया, और ये साबित हुआ कि उस पर जो इल्ज़ाम था, जो जुर्म साबित किया गया था, वो जुर्म झूठ था, गलत था। हम आए थे मज़हर हुसैन से मुलाकात करने के लिए, लेकिन यहाँ मेरी मुलाकात मज़हर हुसैन से इस सूरत में हो रही है। मज़हर हुसैन मन्नो मट्टी तले जा सोया है। पहले वो जेल की काल कोठड़ी में बंद था, अब इस कब्र की अंधेरी में है। मज़हर हुसैन इंतज़ार करते करते अपनी रिहाई का, अपनी बेगुनाही को साबित करते करते मायूस हो गया, और 17 बरस के बाद खालिक़ हकीकी से जा मिला, और यहाँ उसके घर के पास ही उसकी कब्र है। अफसोस का मकाम है, ये कब्र मज़हर हुसैन की नहीं बल्कि हमारे निज़ाम की कब्र है। वो तमाम तर झूठ का जो निज़ाम है, जिसके तहत बेगुनाहों को सज़ा दी जाती है और गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है, ये उसकी कब्र है। मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर हुसैन के बेटे, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या था। कितना अर्सा पहले वफात हुई है मज़हर हुसैन साहब की? 2 या 2.5 साल पहले। जेल में ही उनकी वफात? जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में उनकी डेथ हुई है। कैसे? सुबह के टाइम पे उनको हार्ट अटैक हुआ है, उस हार्ट अटैक में उनकी मौत वाक़या हो गई है। और आप लोगों ने यहाँ पे उनको दफना दिया? यहाँ पे हमने दफना दिया, और ये आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए हमारे पास आ गए हैं। ये वो जो दूरी थी, अब वो आपके पास आ गए हैं। जेल की जो दूरी थी वो इस कब्र ने हमारी मिटा दी है। जेल की जो दूरी थी, इधर से हम जेल में जाते थे या अडियाला जेल में जाते थे मुलाकात के लिए, वो जो मुलाकात की दूरी है हमारी, वो इस कब्र ने मिटा दी है। आज हमारे यानी आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स को रिहा किया गया, उससे 2 साल पहले ही उसकी वफात हो चुकी थी? 2 साल पहले हमारे अबू की डेथ हो गई है, वफात हो चुकी है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हमारे साथ इंसाफ किया है, ये इंसाफ मुझे आज से 2 या 2.5 साल पहले मिलना चाहिए था। जब मेरे अबू इस दुनिया में थे, हयात थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर ये इंसाफ मुझे मिला होता, तो शायद आज जो मैं मुश्किलातें झेल रहा हूँ, वो मुश्किलातें मैं ना झेलता, और मेरा मुस्तकबिल जो है वो इस ऐसे अंधेरे कुएं में ना होता जैसा कि। ठीक है, 2 साल पहले, यानी अपनी रिहाई पाने से 2 साल पहले ही एक शख्स वफात पा चुका है, और अलमिया देखिए कि अदालत में किसी को पता तक नहीं है, कोई डेथ सर्टिफिकेट वहाँ नहीं लगा हुआ कि एक शख्स वफात पा गया है, और वो पहले ही रिहाई पा चुका है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, सलाम है आपके फैसले को कि 19 बरस के बाद इस शख्स को रिहाई का परवाना थमाया और इसकी बेगुनाही साबित हुई। लेकिन अफसोस साथ साथ ये है कि ये उससे 2 साल पहले ही, यानी 17 साल ना करदा गुनाह की सज़ा काटने के बाद जेल के अंदर ही 2014 में वफात पा गया, और मज़हर हुसैन इस वक्त इस दुनिया के इस फरसुदा निज़ाम से बहुत दूर जा चुका है। अब अपने खालिक़ हकीकी से जा मिला है, और यहाँ पर सुकून की और चैन की नींद सोया हुआ है, और साथ ही साथ ये मुंह चढ़ा रहा है उस निज़ाम का जिसके तहत एक बेगुनाह को सज़ा मिलती है, और रिहाई मिलती भी कब है
जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहता। पाँच साल पहले 10 साल पहले अगर ये इंसाफ मुझे मिला होता तो शायद आज जो मैं मुश्किलातें झेल रहा हूँ वो मुश्किलातें मैं ना झेलता। इंतहाई तवील अरसा होता है 19 साल। 19 साल में नस्लें जवान हो जाती हैं। हमने तो सोचा था कि 19 साल के बाद जब रिहाई मिली मजहर हुसैन को तो उसके घर में शादियाने बज रहे होंगे, बड़ी खुशियां होंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, खामोशी है, उदासी है, क्योंकि उनके जख्म ताज़ा हो गए हैं। 19 साल बाद रिहाई पाने वाला मजहर हुसैन 17 साल के बाद ही, यानी अब से 2 साल पहले, जिंदगी की डोर कट गई और जिंदगी से रिहाई पा गया। यहाँ दफना कर मुतमईन एक तरह से हो गए उसके घर वाले कि चलो हमारे पास उसकी बॉडी मौजूद है, हमारे पास उसकी कब्र मौजूद है, जब चाहे जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जख्म ताज़ा हुए जब अदालत उस्मा की तरफ से हुक्म आया कि मजहर हुसैन को रिहा किया जाता है। मजहर हुसैन पहले ही रिहाई पा चुका था। अंदाज़ा कीजिए कि 3 नस्लें मुतासिर हुई इस केस में। मजहर हुसैन के वालिद, उसके चचा, उसके ताया पैरवी करते करते, जूतियाँ चटखाते चटखाते खुद भी खालिक की सजा मिले। मजहर हुसैन की बीवी, जो उसकी ज़िंदगी में ही बेवा की तरह उसने ज़िंदगी गुजारी। मजहर हुसैन की औलाद, उसका 11 साल का बेटा जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाना था, उसे ज़माने की सख्तियों से निमटना सिखाना था मजहर हुसैन ने, वो अपने बाप के बगैर एक तरह से यतीमों की उसने ज़िंदगी गुजारी। मजहर हुसैन का वो बेटा जो सिर्फ 6 महीने का था, जिसने अपने बाप को देखा भी नहीं और अपनी ज़िंदगी बाप के बगैर ही गुजार दी। ये 3 नस्लें मुतासिर हुई हैं। तो मैं मजहर हुसैन के घर वालों के साथ मौजूद हूँ। ये वो मजहर हुसैन है जिसे इसके घर वालों ने भेजा जेल में, जवान आदमी, लेकिन जब 17 साल के बाद, यानी अपनी रिहाई से 2 साल पहले, वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हुआ तो इस तरह वापस आया, उसकी लाश वापस आई और इसे दफनाया गया। आप अंदाज़ा कीजिए, ज़रा मुआवजा कीजिए, एक शख्स की जवानी छीन ली इस निज़ाम ने, एक शख्स का क्या हाल कर दिया, और वो बेगुनाह था। यानी 19 साल बाद पता चलता है कि वो बेगुनाह था, वो बेकसूर था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उसे जेल की सज़ा हो, उसे सज़ाए मौत हो। मैं आपके सामने, मेरे अल्फाज शायद काफ़ी नहीं हैं, ये 2 तस्वीरें ही सब हाल बता रही हैं। इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा निज़ाम किस कदर फरसूदा और बोसीदा हो चुका है। बहरहाल बात करूंगा मैं मजहर हुसैन के ख़ानदान से। उनके साहबजादे 11 साल के थे जब मजहर हुसैन को सज़ा हुई। उनसे बात करते हैं। आपका नाम जी? ख्वाजा शहबाज। ख्वाजा शहबाज, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपके वालिद को सज़ा हुई? 88 की मेरी पैदाइश है। उस वक्त तकरीबन 10 या 11 साल का था। आपको याद है वो सारा मंजर, क्या हुआ था उस वक्त? इतने पहले का तो कुछ ख़ास याद नहीं है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर था कि सुना था, जैसे सब लोगों ने सुना है वैसे मैंने भी सुना था, और आज दिन तक सुन रहा हूँ कि मेरे अबू के सर ये एक इल्ज़ाम ऐड किया गया था आज से 19 साल पहले। तो उसमें जो FIR घटने हुई थी उसमें मेरे अबू का और मेरे अबू के चाचू ख्वाजा अली असगर साहब का नाम नॉमिनेट किया गया था इस FIR में। तो आप मिले अपने वालिद से? जेल में मिलते थे आप? जेल में मैं मिलता था, मेरी मुलाकात होती थी उनके साथ। और जब ये फ़ौत हुए हैं तो ये तस्वीर जब मैं देखता हूँ इनकी, ये फ़ौत की वाली, तो मुझे अपनी वो आखिरी मुलाकात याद आ जाती है जब मैंने 7 दिन पहले, इनकी डेथ से 7 दिन पहले मैंने मुलाकात की थी, और उनके कुछ लफ्ज़ और उनकी कुछ बातें, कुछ नसीहतें मुझे अभी भी याद हैं। कैसे मिलते थे आपसे वो? यकीनन एक कैद थी और पाबंदी होती थी मुलाकात की, मुकर्ररा वक्त तक आपको मिलना होता था। तो मुलाकात कैसी होती थी आपकी? मुलाकात हमारी ऐसे होती थी कि मैं जाता था बाहर से पर्ची बनवानी, जो रूटीन का काम था, मामूल था, जेल का जो कायदा कानून है उसके मुताबिक हमारी तलाशी की जाती थी। उसके बाद अंदर मुलाकात के लिए, क्योंकि जो उस बंदे को सज़ा मौत देते हैं उसकी मुलाकात अंदर डेथ सेल में होती है, जहाँ पे उसको बंद कर किया होता है। उधर आधे घंटे की, 20 मिनट की, पौने घंटे की मुलाकात होती थी। तो उस मुलाकात में जब मैं जाता था तो ये, जब मैं उनके सामने जाता था तो ये मुझे हंसा देते थे पहले ही। अच्छा, वो आपको हंसा? कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे कि मैं हंस पड़ता था।
यानी वो आपको अंदर रहकर भी हिम्मत आपको दे रहे हो? मुझे इन्होंने बड़ी हिम्मत दी है। आज भी अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस स्टेज पे इस माशरे में मैं जी रहा हूँ, तो अंदर की जो ये दिलेरी मुझे देते थे, उस दिलेरी पे मैं आज जी रहा हूँ। आपने कहा कि उनकी वफात से 7 दिन पहले आपको उन्होंने कुछ नसीहतें की थी, कुछ बातें की थी, क्या अल्फाज थे उनके आखिरी? इन्होंने मुझे कहा था, जब मैं गया तो मिले उसी तरह रूटीन के साथ, उन्होंने नसाया, पहले बैठ गया मैं उनके पास, तो इन्होंने मुझे यही कहा कि यार, ये इससे पहले भी मुलाकात करता था, लेकिन ये लफ्ज़ उन्होंने मुझे इससे पहले कभी किसी मुलाकात भी नहीं किए थे कि बेटा तुम घर के बड़े हो और घर का ख्याल रखना है तुमने, और मेरा तो कोई पता नहीं है मैं ज़िंदा कब्रिस्तान से वापस लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा। और जब मैं निकला उधर से, तो जिस तरह रूटीन से मैं जो मुलाकात अंदर, आपको उनके इन अल्फाज से कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, इतना इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। एक बंदा होता है कि बीमार है, वो बीमार भी ये नहीं थी, हंसमुख उसी तरह शाश बिशाश मेरे कोई साथ। दिल की तकलीफ नहीं थी इनको पहले जब मैं गया था तो उस वक्त एक डॉक्टर साहब इन्हें चेक कर रहे थे, लेकिन ये मैं इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इनको वक्त दीजिए। आपके चाचा हैं, आप भाई हैं जी मजहर हुसैन साहब? जी मैं आपका भाई। नाम? जी ख्वाजा नवीद। ख्वाजा नवीद साहब, आप बताइएगा अपने भाई के बारे में। कैसे, पहले तो ये बताइए कैसे इंसान थे वो, आपके साथ ताल्लुक़ कैसा था उनका? अगर प्यार की बात करें, मैं सबसे छोटा था और लाडला था, वो सबसे बड़े थे और बाप की तरह थे। तो मेरे साथ प्यार का आलम यह था कि जब मैं छोटा था तो वो मेरा पाँव पूरा अपने मुंह में ले लेते थे और प्यार करते थे, और सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा छोटा था। तो उनका दुख शायद सारी ज़िंदगी ना ख़त्म हो मेरे दिल में। और मैं अक्सर घर वालों को कहता हूँ, अगर मुझे कोई बीमारी लगी या मैं बीमार हुआ अंदर से, तो मुझे इस बड़े भाई का दुख आएगा, बस मैं इतना कहूँ। आपको देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो दुख ये तो है ही है कि उन्हें बेगुनाह जो सज़ा मिली, 19 साल तक रहा, ये मामला चलता रहा, और उसके अलावा 19 साल बाद ये बताया जाता है कि ये शख्स बेगुनाह था और 17 साल बाद यानी 2 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। किस किस चीज़ का दुख है? एकदम जो पहले दिन का ज़ख्म था वो दोबारा ताज़ा हुआ है, और दुख इस बात का था कि एक तो उसकी मौत हमारे सामने नहीं हुई, वो जेल में हुई। अगर मौत आनी थी तो हमारे पास वो होते, तो हमारे हाथों में होती, तो हमें शायद इतना दुख ना होता, क्योंकि उनके पास कोई अपना नहीं था, सारे पराए थे वहाँ पे। तो कोई भी अपना बहन भाई वहाँ पे, चचा कज़न कोई भी मौजूद नहीं था, गैर मौजूदगी में हुई है। तो बस ये दुख है कि वो लावारसों की तरह उसकी डेथ हुई है, ये दिल से नहीं निकल रहा। दूसरा फिर अपने सिस्टम पे है कि ये हमारा सिस्टम है कि बंदा किसको जाके कहे कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये तो हमसे कोई पूछे कि हम पे क्या बीत रही है, इतना तो कोई किसी गुनहगार के साथ भी, किसी जालिम के साथ भी नहीं होता जैसा इस बेगुनाह के साथ। सतह पर आपसे कोई दादरसी की गई, कोई आपका दुख बांटने की कोशिश की? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, ये आप चूँकि छोटे थे, आपने बताया खुद सबसे छोटे थे, जो लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कत्ल का, उनसे बात करने की कोशिश की कभी, उन्हें मनाने की या सुलह सफाई करने की कोशिश की? वो बहुत दुनिया गई है सुलह सफाई के लिए। अच्छा, बहुत। और अपने पास से भी लोग हैं कि वो इतना बाकमाल इंसान थे मज़र, कि इतने शरीफ और इतने हंसमुख थे कि अपने पास से भी लोग गए हैं इलाके के सुलह सफाई के लिए, लेकिन वो नहीं माने। वहाँ ना थी सियासी, ना थी या क्या था, क्या रंजिश थी। तो आप लोगों को कोई खतरा है इन लोगों की तरफ से? जी काफ़ी रहा है तो ठीक है, आप उनको नहीं दीजिएगा। जी, आप क्या लगते हैं मजहर हुसैन साहब? जी मेरे चचाजाद भाई हैं। आपके पास क्या मालूमात है सारे केस के हवाले से, चूँकि आपने काफ़ी पैरवी वगैरह भी करते रहे हैं, क्या मालूमात है आपके पास? जी जब इन पे भाई पे मुकदमा डाला गया, उस वक्त तो मेरी एज बहुत कम थी और मैं ग़ालिबन क्लास 4 का स्टूडेंट था। आपके वाले साहब पैरवी करते थे? जी वालिद साहब पैरवी करते थे, और जब इन पे मुकदमा डाला गया उस वक्त मैं क्लास 4 का स्टूडेंट था, और जब स्कूल से घर आया तो पता लगा इस तरह कोई 40वें में भगदड़ हुई है, तो भाई को उस मुकदमे में डाला गया और 7 ताया अबू थे उनको भी डाला गया। लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो उस वक्त अबू के साथ जाते आते हुए थोड़ी सी केस की मालूमात मिलना शुरू हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, तो उस वक्त जाके जो पहले ये जो वाक़यात हुए बड़ी दुआएं की होंगी मजहर हुसैन ने, आप सब लोगों ने भी, और बड़ा मिन्नत की होगी, लेकिन अभी कोई अपील नहीं सुनी गई। अगर बेगुनाह थे सारे सबूत, तो फिर किस तरह आपके खिलाफ आए? हुआ क्या, मामला क्या हुआ? क्या झूठे सबूत बनाए गए, झूठे शवाहिद इकट्ठे किए गए? सर बिल्कुल झूठे सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए गए, और ये जो
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो एक हफ्ता कबल आई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की, लेकिन आप बहुत लेट हो गए हैं। यही जजमेंट अगर 2-2.5 साल पहले उनकी ज़िंदगी में आती तो शायद इसका हमें फ़ायदा था। जैसा कि हाई कोर्ट में हमने अपील लगाई, उस वक्त हम इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल हैं और हमारी अपील जो है वो पिंडी बेंच में लगी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फ़ाल कर दिया गया और हमारी अपील यहाँ से वापस लाहौर गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए और PCO जजेस को फारिग किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा से गैर फाल किया गया और हमारा केस वापस फिर लाहौर गया और लाहौर के बाद फिर हमारा 1-1.5 साल बाद रावलपिंडी बेंच में आके लगा। जी ठीक है, सही। ख्वाजा शहबाज के नाम यानी मजहर हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं, जो बड़े बेटे हैं, उनके नाम ये ख़त उस कैदी का है जो कि साथी था जेल में मजहर हुसैन साहब का। और जो अल्फाज इसमें मैं बिल्कुल मिनोअन आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई शहबाज, खुदा ताला आपको खैरियत से रखे और आपके घर वालों को भी अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। भाई, ज़िंदगी खुदा ताला की अमानत है जो एक ना एक दिन उसने वापस ले लेनी है। गम दुख तो बहुत ज़्यादा है जब कोई अपना ख़ास छोड़कर चला जाता है। उनकी जुदाई ने आपको भी अकेला कर दिया है और मुझे भी, क्योंकि वो आपके अब्बू जान थे तो मेरे भी वालिद थे। इस जगह पर मेरा उनके सिवा कोई ना था। अपने गम और दुख उनको बता दिया करता था और आज किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि उनसे इतना प्यार मिला कि आपसे वो अल्फाज नहीं जो बयान करूं। मैं अक्सर घर वालों को कहता था कि जब वो नहीं मिले थे तुम सब तो आपस में बातें करके दिल को बहला लेते हो, जब किसी को अपने दिल की बात बताया करो तो अल्लाह जी ने मुझे यहाँ पर हाजी साहब दिए, यानी मजहर हुसैन साहब का हवाला दिया जा रहा है, हाजी साहब दिए जिनसे तमाम दिल की बातें करता था, मगर आज फिर वो छोड़ कर चले गए। साकिब भी एक कैदी है, साकिब भी पता नहीं किस जुर्म की सज़ा काट रहा है। मैं उसके जुर्म की बात नहीं करूंगा, मैं इस बात में मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि वो क्या सज़ा काट रहा है, लेकिन मुझे दिलचस्पी उसके इस अल्फाज से है जो उसने अपने दिल का हाल बयान किया है, जो मजहर अब्बास साहब के बारे में, मजहर हुसैन साहब के बारे में उसने बोला है, जो उसने अपने जज्बात बयान किए हैं। मुझे इनसे दिलचस्पी है। वो शख्स बता रहा है कि कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार था मजहर हुसैन। जेल के अंदर भी उसने अल्लाह से लो लगा रखी थी। और मजहर हुसैन तो अब वापस नहीं आ सकते। मजहर हुसैन इस हालत में जेल के अंदर गए थे और ऐसे बाहर आए। अभी भी बहुत से मजहर हुसैन हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, जेलों में कैद हैं और वो नहीं जानते कि वो ज़िंदा वापस आ भी सकेंगे या नहीं। तो हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपील है, कोशिश है कि उन तमाम मजहर हुसैन जो अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं उन्हें इंसाफ दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इसी तरह 19 साल बाद जब रिहाई का हुक्म जारी किया जाए तो पता चले कि जिसको रिहा किया जा रहा है वो पहले ही रिहा हो चुका है, अल्लाह के पास चला गया है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यही अपील, यही कोशिश है कि यहाँ तक नौबत ना आए। मजहर हुसैन को उस वक्त इंसाफ मिला 19 बरस के बाद, जब वो उसे 2 बरस पहले यानी 17 बरस कैद काटने के बाद ही खालिक हकीकी से जा मिला था। मजहर हुसैन का कसूर ये था कि वो किसी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी जागीरदार का बेटा या रिश्तेदार नहीं था, वरना उसे शायद 19 बरस नहीं 19 मिनट में ही इंसाफ मिल जाता। ये मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ अवाम के फैसले होते हैं, उनकी तकदीरों के फैसले किए जाते हैं। अगर कोई ज़ाती मुफाद की बात हो, मराद की बात हो, तो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे होकर बहुत कम वक्त में फैसला कर लेते हैं, कानून बना देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अवाम को इंसाफ देने की, तो वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। हम इसीलिए इन पार्लियामेंटेरियन से, ऐवान में बैठने वालों से सवाल करेंगे कि आवाम के वोटों पर मुंतखब होकर यहाँ पहुँचने के बाद आपको आवाम का ख्याल क्यों नहीं रहता। साबिक वज़ीर कानून हैं, उनसे भी बात करेंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करने वाले सेनेटर हैं, उनसे भी बात करेंगे, मुख्तलिफ शख्सियात से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर कानून को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी उनकी है वो उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि 302 के मुकद्दमात में हरे भरे दरख्त सूख जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मजहर हुसैन के साथ कि 19 बरस के बाद रिहाई का परवाना मिला,
लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 2 साल पहले ही वो खालिक हकीकी से जा मिला था। ये कमज़ोरी कहाँ है? निज़ाम की कमज़ोरी है या कुछ और है? इस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब के साथ। सीनियर एडवोकेट हैं, साबिक वज़ीर क़ानून भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि 19 बरस के बाद एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 2010 में रिट दायर की गई थी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद। ये जो ताख़ीर है, खराबी है कहाँ पे आपके ख्याल में? देखिए, इस पूरे निज़ाम का मकसद एक टेक्निकल सी एक्सरसाइज है, इंसाफ देना नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मेरा ये चौथे से ज़्यादा अशरा हो गया। मैं 80s में मैंने शुरू की थी वकालत। मेरा ये एक्सपीरियंस है, एवरी डे आई एम इन द कोर्ट। हर रोज़ मैं अदालत में होता हूँ बिला नागा। छुट्टी होती है तो तब नहीं होता ये। और कहते हैं जो फ्रैंक जजेस हैं वो कहते हैं जी हम फैसले करते हैं, हम इंसाफ थोड़ा ही करते हैं। जहां ये लेवल हो सेंसिटाइजेशन का कि हम सिर्फ फैसले करते हैं, हम इंसाफ नहीं करते, तो फिर इंसाफ नहीं होगा ना जी। बड़ी सीधी बात है। इतनी हुकूमतें तब्दील हुई हैं, इतने चीफ जस्टिस साहिबान भी आए हैं, सिस्टम मौजूद है। आपकी भी हुकूमत रही, आप खुद वज़ीर क़ानून भी रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि ठीक है लॉ वो पुराना चलता आ रहा है, तो इसमें सर तब्दीली क्यों नहीं लाई गई? इसे मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? आम आदमी को इंसाफ की फराहमी पॉलिटिकल लेजिस्लेशन होती है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल जस्टिस और पॉलिटिकली सारी चीजें हम करते हैं, अपॉइंटमेंट समेत। किसके किससे ताल्लुकात हैं, कौन किसके काम आ सकता है, कौन किसका रिश्तेदार है। मैंने पहली दफा देखा ना, टक्कर मार के उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। 3 साल में अदालत के बाहर खड़ा रहा, मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया गया। पहली दफा मैंने जज, पहले आईबी की रिपोर्ट में बनते थे, मैंने वकीलों को साथ बिठाया जजों के। जज भी वकील ही है ना जी, किधर से गए हैं? या अम्मा से गए हैं। जिस दिन जो रिटायर होता है अगले दिन बैठा होता है, ठीक सलूक करेगा तो बाहर वाले घुसने देते हैं, वरना नहीं घुसने देते। जो इशू है वो ये है कि इतना बड़ा कोलिजियम जो बना, उसका नतीजा फिर वही है। कोई आप किसी बार एसोसिएशन में कैमरा लिए बगैर चले जाएं, जिस वकील से मर्जी है आप बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि बर्बादी निकल गई। जो सियासत आई थी हमारी, उसका नतीजा ये निकला है। अच्छा, अब ये जो मर्डर केसेस हैं, उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि मजहर हुसैन का, ठीक है जी, मजहर हुसैन इज अ क्लासिक एग्जांपल। अच्छा, एक मरहले पे मजहर हुसैन के खिलाफ एक इसके ऊपर फायरिंग हुई थी, और जो फायरिंग का मुकदमा था उसके एक लिम्ब का मैं भी इसका वकील था जब ये हयात था। हाँ, एक रिट पिटीशन इसकी तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आप जो मर्जी कर लें, जब तक 3 काम आप नहीं करते। मैं वे फॉरवर्ड समा के आपके प्रोग्राम को देखने वालों को बता देता हूं। पहला काम यह है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक नहीं होनी चाहिए। दुनिया में दौड़ के शेरिफ पहुंचता है, दुनिया में FBI दौड़ के पहुंचती है, लोकल पुलिस पहुंचती है, होमिसाइड वाले पहुंचते हैं, और फिर जाके मसला हल होता है। एक आदमी झूठ लिखेगा, वो जो पहले 10 दिन होते हैं उनमें सारे मोहल्ले को पता होता है क्या हुआ है। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, होमिसाइड की पुलिस सारी दुनिया में अलग है। कत्ल के मुकदमात, संगीन जराइम में पुलिस, आपने उसको 302 की फाइल दी हुई है, साथ आपने ड्यूटी दी हुई है कि सामने खड़े होकर वजीर साहब आएंगे, इसको सलूट मारना है और ये इस शहर से गुजरेगा, तुम्हारी गाड़ी इसके पीछे भागेगी। 120 किलोमीटर वाली गाड़ी उसके पास है, 75 किलोमीटर वाली गाड़ी वाला पीछे भाग रहा है। ठीक है सर, आखिरी सवाल। मजहर हुसैन की बार चूंकि हम इस केस पर काम कर रहे हैं, 17 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके 2 साल बाद उसको रिहाई का परवाना मिलता है। आप समझते हैं कि आगे बहुत सारे मजहर हुसैन जो काल कोठरियों में बंद हैं, जिनके अभी तक केसेस चल रहे हैं और वो बेगुनाह भी हैं, उनके लिए कोई फायदा होगा इससे? मैंने हजारों मुकदमात में मैं पेश हुआ हूँ, फौजदारी कत्ल के मुकदमात में, और पूरे पाकिस्तान में मैं पेश हुआ हूँ। मैंने अभी तक एक सच्ची FIR देखी है। जेलम का एक केस था। अच्छा, पानी भरने के लिए महाजरों की लड़कियां गई, गुंडा आ गया, मुंह मारी हुई, उसने 2 बंदे मार दिए और उन्होंने एक ही बंदा लिखवाया और वो बंदा सजाए मौत हो गया। मैं मुआशरे से भी अपील करना चाहता हूँ, ये ललकारे वाले, ये मशवरे वाले, ये गुजरने वाले, ये झूठे गवाह, ये पूरा निजाम खराब है। हम अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो मुझ पर ये कह के हम झूठी गवाही दे रहे होते हैं, दिलवा रहे होते हैं, झूठे गवाह लिखे जा रहे होते हैं, और इस निजाम को बदलने के लिए आउट ऑफ बॉक्स हमें जाना पड़ेगा। ठीक, बाबर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। मजहर हुसैन तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो एक चैलेंज देकर गया है कि अब उसकी मिसाल को लेकर निज़ाम बदला जाता है। कि बहुत सारे मजहर हुसैन जो अभी जेलों में बंद हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके केसेस क्या हैं, उनको सजा होगी या नहीं होगी। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए और बाबर अवान साहब की गुफ्तगू के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हुक्मरान आंखें खोलें, जो जिम्मेदारान हैं वो आंखें खोलें, और जो मेजर सर्जरी की ज़रूरत है वो की जाए।
नाज़रीन, कहा जाता है कि 100 गुनाहगारों को सज़ा ना मिले वो बच जाएं वो खैर है, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मज़हर हुसैन एक बेगुनाह शख्स था, 19 साल बाद ये साबित भी हुआ, मगर उसे 2 साल पहले ही वो वफात पा चुका था। तो एक बेगुनाह शख्स को कैद भी काटना पड़ी, सज़ा भी उसे हुई, और जो हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम है वो इसकी वजह बना। तो इसी सिलसिले में मैं बात करने के लिए मौजूद हूँ जनाब सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब के साथ, जो कि हुकूमती जमात का भी हिस्सा हैं, सेनेटर भी हैं और कानून से भी वाक़फ़ियत इनकी अच्छी खासी वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे शाह साहब कि एक आम आदमी के लिए कानून मुख्तलिफ है हमारे मुल्क में, ख़ास के लिए कोई चाहे वज़ीर हो या उसका बेटा हो या कोई रिश्तेदार हो दूर का भी, उसके लिए कानून मुख्तलिफ है, ऐसा क्यों है? ऐसी बात नहीं है। पहले तो कानून की बात कर लेना, चूँकि 2 फ्री कैन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, 2 फ्री कैन होते हैं। एक तो कानून है, कानून साज असम्बली से बनाकर आता है। दूसरा कैंप फिर इम्प्लीमेंटेशन का होता है। इम्प्लीमेंटेशन मसलन किताब में दफ़ा 302 कत्ल पे लगता है, और कत्ल करने वाले आदमी को फांसी होती है, सजा जो लिखा हुआ। अब किताब जो है ये तो जाके किसी के मुंह पे नहीं लगती, जाके ना किसी के गले में जाके लगती है, मतलब देयर इज ए प्रोसेस। लेकिन आपने वो शुरू में बड़ा वो वेल सेट मैगज़ीन है पूरी इन द होल वर्ल्ड कि अगर 100 गुनहगार छोड़ने पड़े तो वो कोई बात नहीं। इस बात का फिक्र होना चाहिए कि कोई बेगुनाह आदमी जो है वो कहीं फांसी तो नहीं टक रहा, कहीं उसको सजा तो नहीं हो रही। और इस प्रिंसिपल पे यानी जो अच्छी स्टेट्स हैं या जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अच्छा है वो हमेशा इसको नज़र में रखते हैं। अच्छा ज़फ़र अली शाह साहब, बड़ी अच्छी बात है, आप यकीन करें कानून के हवाले से भी बात हो रही है, सब कुछ मैं आपकी बात को मैंने तस्लीम करता हूँ, लेकिन लेजिस्लेशन करना हुकूमत का काम होता है। अगर हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें, 5 साल तक वो रहे, मुफाहमत पॉलिसी चलती रही, लेकिन आम आदमी को इंसाफ देने के लिए वो भी कोई बात नहीं की, कोई अमली तौर पर इकदाम नहीं उठाया गया। अब जो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। सड़कें, शाहराएँ, ये सब कुछ अच्छी अपनी जगह पर है और बिजली के मनसूबे भी अपनी जगह पर है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ देने के लिए लेजिस्लेशन कोई नहीं की जा रही। कौन करेगा फिर? ये होश कैसे आएगा हुकूमत को? अब होश के लिए वो कहा भी जाता है और कि होश के नाखुन लें। हुकूमत बनाने के लिए तो आप बड़ा फटाफट फिक्र चुन के फौरन ओथ लेने वाली बात करते हैं। राइट, ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि हुकूमत वही करेगा जिसको लोग एतमाद का वोट देंगे। लेकिन हुकूमत सिर्फ हुकूमत इसलिए नहीं होती कि हुकूमत की जाए। हुकूमत तो वो कहते हैं ना, हम पंजाबी में कहते थे, ये जिस तरह हमारे वज़ीर आला साहब कहते हैं मैं तो खादम हूँ, बिस्मिल्लाह भाई खादम है तो खिदमत करें। लेजिस्लेशन इटसेल्फ बहुत बड़ी खिदमत है। बिल्कुल सही कि अगर आप लेजिस्लेशन प्रोसेस नहीं होगी, आपने मदर की बात की ना, ये ना प्रोसिक्यूशन पुलिस वाले की तफ्तीश में खामी, फिर नंबर 2 एक्यूज की और मुद्दई के खानदान और गवाहों की उनकी खामी। मैं मसलन गवाह नहीं हूँ, मैंने झूठा मुझे बना दिया पुलिस वाले ने, या मैं रिश्तेदारी के तौर पर मैं गवाह बन गया, ये एक दूसरी जाती। मुलज़म एक तरह लिखा, हमने 6 दिए। यहाँ से होते हुए जब आप चलान बन के कोर्ट में जाता है फॉर ट्रायल, वहाँ और को बातें होती हैं। अब कोर्ट का मसला जो है, हाँ, ये भी एक ध्यान में रखें कि हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं ये इंसाफ की अदालतें नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी वहम है कि हमारे मुल्क में ये ये अदालतें जो हैं ये इंसाफ के लिए। हमारी मुल्कें कोर्ट ऑफ लॉ है। अच्छा, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़ा केस जो बिल्कुल एक तश्तस बम हो गया, सामने आ गया, तो हुकूमत पंजाब को या हुकूमत पाकिस्तान को, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, जो बच्चा उसका उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था और आज वो 21 साल का है या 19 साल का, जिस तरह फरमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको कंपनसेट करना चाहिए। अगर उसका कोई बच्चा बेरोजगार है तो उसको रोजगार देना चाहिए। दिस इज ये भी एक स्टेट की ड्यूटी है, मतलब कि उसको, और तो कोई आप उसको उसकी जवानी या जिंदगी वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम आप उसके बकाया खानदान को जो पीछे बच गया उसको तो आप कंपनसेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मज़हर हुसैन की ज़िंदगी या उसकी जवानी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके बच्चों को कंपनसेट करके, उसके ख़ानदान को कंपनसेट करके कुछ हद तक अजाला ज़रूर किया जा सकता है। और मैं मुखातिब उस वक्त मेंबरान असम्बली से, पार्लियामेंटेरियन से, जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, कि मज़हर हुसैन को चाहे आप एक पाकिस्तानी ना समझें, एक वोटर ही समझ लें। ऐसे बहुत से वोटर्स जेलों में कैद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कानून साजी हो, कानून मजबूत हो और उनको ना करदा जराइम की सज़ा ना मिले। इस तरह बहुत सारे मज़हर हुसैन बच जाएंगे, उनकी जवानी बर्बाद होने से बच जाएगी।
हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निजाम तो कायम रह सकता है मगर जुल्म और नाइंसाफी का नहीं। इससे बढ़कर जुल्म और नाइंसाफी क्या होगी कि एक शख्स की जिंदगी के कीमती 19 साल इस निजाम ने छीन लिए। ये सजा सिर्फ एक बेगुनाह शख्स को नहीं मिली बल्कि उससे जुड़े हर इंसान ने यह सजा काटी। मजहर की बीवी जिसने शौहर के होते हुए भी बरसों बेवा की तरह वक्त गुजार दिया। मजहर के बच्चे जो बाप की शफकत से महरूम यतीमों की तरह पले। उनका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता था लेकिन एक बेबुनियाद केस, गलत तफ्तीश, झूठी गवाही और नाबीना निजाम ने उनकी जिंदगियां तबाह कर दी। इंसाफ के इंतजार में 17 बरस जेल काटने के बाद एक दिन मजहर हुसैन की जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। ये माशरा, ये अदालतें, ये हुकूमत मजहर हुसैन और उसके घराने की मकरूज है और ये कर्ज इन सब को एक ना एक दिन तो अदा करना ही पड़ेगा।